चलिए इधर ध्यान दीजिए। पिछली क्लास में कनेक्टेड मोशन के टाइप 1 प्रॉब्लम्स हमने देखे थे। डीपीपी के आंसर्स नहीं लाया यार मैंने। अमजद मार कर दो। तो देखो पिछली क्लास में हमने क्या देखे थे, कनेक्टेड मोशंस के टाइप 1 प्रॉब्लम्स देखे थे, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ब्लॉक्स एक दूसरे से अटैच्ड है और सरफेस पे रखे हुए हैं। बिल्कुल सेम तरह से, बिल्कुल सिमिलर टू दैट टाइप 2 प्रॉब्लम है। बस वहाँ पर जो ब्लॉक्स एक में को ढकेल रहे थे, अब ये एक में को खींचेंगे एक स्ट्रिंग की मदद से। जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को खींचेगा एक स्ट्रिंग या रस्सी बोलो, धागे को बोलो, उसकी मदद से, तो उस रस्सी में, उस धागे में ऐसा तनाव पैदा हो जाएगा और उस तनाव को अपन क्या बोलते हैं? टेंशन इन द स्ट्रिंग। तब उससे रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो देखते हैं फिर कैसे सॉल्व करेंगे। Consider a system as shown in figure. Consider a system as shown in figure. तो एक सिस्टम है जो इस तरह से बताया गया है। ओके, 5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और उसे 40 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। इफ द स्ट्रिंग्स आर मासलेस, अगर स्ट्रिंग का कोई मास यानी वजन है ही नहीं, एंड द सरफेस ऑफ द and the surface is frictionless, और सरफेस कैसा है बेटा? फ्रिक्शनलेस है। देन कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ each block and tension इन ईच स्ट्रिंग। तो हमें हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, साथ ही साथ हर एक स्ट्रिंग में का टेंशन भी कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको पिछले वाला आता है, टाइप 1 का प्रॉब्लम आता है, तो आप इजीली ये भी सॉल्व कर लोगे, कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है ये। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले सिस्टम क्या है हमारा, तो बोले तीनों ब्लॉक्स मिला के हमारे क्या होते हैं? सिस्टम्स होते हैं। अब अगर मुझे एक एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? बहुत आसान। बोले टोटल मिला के पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस पर, तो आप बोलेंगे सर वो तो 40 न्यूटन ही लग रहा है। अच्छा ठीक है, मगर न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से तो पूरा क्या होता है, वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। 5 + 3 + 2 इंटू एक्सेलरेशन, है ना। पूरे सिस्टम का फोर्स जो होगा, टोटल फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सर इसको इक्वेट कर दिए, तो जी हाँ बेशक इक्वेट करो। 5 + 3 + 2 क्या होता है? 10। तो 10A/40। तो A = क्या आया? 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो पता ये चला कि हर एक ब्लॉक का, हर एक पूरे सिस्टम का और साथ ही साथ हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। वही बिल्कुल पहले जैसा है, कोई फर्क नहीं। अब दूसरा, एक एक ब्लॉक के बीच में जो रस्सियां हैं उसका आपको टेंशन भी कैलकुलेट करना है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ, ये जो 5 किलो का और 3 किलो का डब्बा है उसके बीच में टेंशन मान लो T1 है। 3 किलो और 2 किलो का जो डब्बा है उसके बीच का टेंशन मान लो T2 है।
तो आपको ये T1 और T2 की वैल्यू निकालना है। जैसे कि हमेशा मैंने कहा कि अगर T1 ये निकालना है तो ये ना चुनकर ये वाला चुनो, क्योंकि T1 तो यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। अभी फिलहाल तो ये यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि T2 को नॉलेज नहीं है अपने पास। हाँ, तो T1 निकालने के लिए आप आखिरी वाला डब्बा चुनो। तो मैं लिखूँगा, देखो आपको अगर T1 चाहिए, फॉर T1 आप आखिरी वाला डब्बा चुनो। आखिरी वाला डब्बा कितने का है? 5 किलो का। उसको राइट साइड में फोर्स T1 लग रहा है जो उसको खींच के ले जा रहा है। इसका वेट भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी है, बट हम उसको इग्नोर कर रहे हैं कि उसका मोशन में कोई हाथ नहीं है, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा मोशन में, तो उसको इंक्लूड नहीं करने वाले। तो ठीक है भैया, हम कहेंगे टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? बोले सर T1 है। न्यूटन साहब के हिसाब से क्या है? तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ठीक है भाई, T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5a। 5 मल्टीप्लाई बाय a कितना है? 4। तो 5 4 ज़ा 20। तो T1 इक्वल्स टू हो गया आपका 20 न्यूटन्स। आया समझ? ये T1 आ गया। अब रही बात T2 की, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, आपको जो निकालना है निकालो, है ना। मुझे ये अच्छा लग रहा है, इवन नंबर है और 2 से अगर डिवीजन करना पड़ा तो आसान जाएगा। अगर करना पड़ा तो देखते हैं क्या होगा। तो 2 किलो के डब्बे को चुना मैंने कहा कि देखो भैया, ये यहाँ पर 40 न्यूटन का फोर्स लगा है और इस साइड में लगा है T2 का फोर्स। मैं बोलूँगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बोले टोटल इधर कितना फोर्स है? तो बोले 40 माइनस T2। न्यूटन साहब ने क्या बोले? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फिर बोले ठीक है, ट्वाइस a इज इक्वल्स टू 40 माइनस T2। तो T2 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a, है ना। अच्छा ठीक है, फिर मैं बोलूँगा 40, a कितना है आपका? 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 8। तो T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 32 न्यूटन। 2 4 ज़ा 8, 40 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 32। तो 32 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। पहला आंसर 20 न्यूटन, दूसरा आंसर 32 न्यूटन। समझ में आया? कुछ खास था? नहीं। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लो। अगर आपको पिछले वाले की शॉर्ट ट्रिक याद है तो इसकी भी याद हो जाएगी। M1 M2 M3 M4 T1 2 T2 3 T3 4, है ना। अब आप क्या कर रहे हैं? यहाँ से ऐसा खींच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि T3 4 क्या होगा। तो टेंशन इन द T3 4 क्या रहेगा? तो वेरी सिंपल, ये रस्सी के बाद के कितने मासेस हैं? 3। इन तीनों मासेस को ऐड करो, M1 प्लस M2 प्लस M3, उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ गया। अगर मैं बोलूँगा यहाँ क्या कितना टेंशन है? T2 3। तो बोले यहाँ पर कितने डब्बे इसके बाद में? तो बोले 2 डब्बे हैं, दोनों को ऐड करो M1 प्लस M2 और उसको A से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, कोई बोलेगा यहाँ कितना है? ये रस्सी के बाद कितने डब्बे? एक ही है। तो T1 2 निकालना है तो क्या करो? सिंपली वहाँ का मास लो, उसके बाद वाले मास उसको एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये ट्राई करके देखो यहाँ पर, है ना। T2 इसके बाद कितने मासेस है? 5 और 3, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 8। एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करो, 5 8 ज़ा 40, सॉरी 5 8 नहीं, गलत हो रहा, 4 है ना, सॉरी 4 8 ज़ा 32, है ना। तो 32 आ गया, वही आंसर आया। फिर अगर जैसा कि हम लोग ने ये देखा T1, इसके बाद कितने डब्बा है? एक ही है, 5 और 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 ज़ा 20, आ गया आंसर फट से, है ना। फिर अगेन आपका सवाल उठेगा कि सर अगर मुझे एक्सेलरेशन नहीं कैलकुलेट करना है तो, बिना एक्सेलरेशन के डायरेक्टली कैलकुलेट करना रहा तो कैसे करूँगा मैं? तो देखो उसके लिए भी आसान बात है, आपको एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला डाल देना पड़ेगा, टोटल अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम। जैसे यहाँ 4 डब्बे हैं ना, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4,
पूरे सिस्टम में जितने भी ब्लॉक्स होंगे सबके मासेस को आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ कितने ब्लॉक्स थे, 4, तो आपने चारों ब्लॉक के मासेस को क्या करे, आपने ऐड कर डाले। अब इसी का रिप्लेसमेंट करो हर जगह। जैसे कि अगर मुझे T34 निकालना है तो फिर वो क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड फोर्स अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। इसी तरह T23 क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन यानी कि अप्लाइड फोर्स अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ठीक है, फिर इसके बाद T12 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M1 इंटू अप्लाइड फोर्स अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। आया समझ में? तो ये कब की सिचुएशन है, जब आप एक्सेलरेशन निकालना नहीं चाहते, आपको डायरेक्टली चाहिए टेंशन विदाउट द कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। आप सिंपली क्या करो, और रस्सी की बात की कितने मासेस है वो देखो, अप्लाइड फोर्स से उसको मल्टीप्लाई करो और जितने पूरे के पूरे डब्बे हैं पूरे सिस्टम में उनके मास के से उसको डिवाइड कर डालो, है ना। जैसे कि अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर मुझे T2 चाहिए, तो ये T2 कैसे निकालूंगा उस मेथड से, तो मैं बोलूँगा T2 इज इक्वल्स टू, इसके बाद कितने मासेस है, तो बोले 2 है, 5 प्लस 3। अप्लाइड फोर्स कितना है, तो बोले 40। अच्छा, टोटल मास कितना है, तो बोले 5 प्लस 3 प्लस 2 है। अच्छा, 5 प्लस 3 क्या, 8, 40 अपॉन 10, 32 न्यूटन आ गया, है ना। तो ये विदा एक्सेलरेशन निकाले आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लिख लीजिए, चलो अमजद दरवाज़ा भेड़, बस वही हुआ था। हुआ, क्वेश्चन तो हो गया होगा। हाँ, टाइप 3।
द ब्लॉक्स आर अटैच्ड बाय द इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग एंड पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड्स बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एज शोन इन फिगर। तो एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक्स है, एक का मास 2 किलोग्राम, दूसरे का मास 3 किलोग्राम, उसको 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके आप उसको ऊपर खींचते हैं। देखो उसका वज़न क्या होगा, 2 किलोग्राम का 20 न्यूटन, 3 किलोग्राम का 30 न्यूटन, कुल मिला के कितना हो जाएगा 70 न्यूटन। और आप फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन। मतलब आपका जो फोर्स है उसके वज़न से कैसा है, ज़्यादा है। तो ये पूरा सिस्टम किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। और मान लो पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा विथ सम एक्सेलरेशन ए। अब आपसे पूछा गया है कि भैया अब आप बताओ कि यहाँ पर पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा और हर एक धागे के बीच का टेंशन क्या होगा। अब सॉरी जोर से बोलो, बोलो बोलो। एक्सेलरेशन 20 आएगा। आपने क्या करें, टोटल फोर्स, अप्लाइड फोर्स को मास से डिवाइड कर डाले, गलत हो गया। उसमें और इसमें बहुत फर्क है। अच्छा देखो एक बात बताओ, ये जो आप टाइप 2 के प्रॉब्लम देख रहे थे, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कई सारे मासेस थे, है ना, और आप क्या कर रहे थे, उसको रस्सी से खींच रहे थे। खास बात वो सरफेस कैसा था, फ्रिक्शनलेस था। अच्छा एक बात बताओ, एक ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग आप सब लोग जानते हैं। मान लो तुमने एक अच्छा ज़बरदस्त क्वालिटी का ट्रॉली बैग, कोई अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, एरिस्टोक्रेट, है ना, तुमने थोड़े पैसे खर्चा किए और अच्छा वाला बैग लेकर आए, है ना, एकदम स्मूथ है कि नहीं। अब उसमें तुमने लोडेड पूरा वजन भर दी, है कि नहीं। अब जब तुम उसको खींच के ले जाते हो तो तुमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है क्या, हाँ, ट्रॉली बैग में, है ना। तो ट्रॉली बैग में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है क्या, नहीं। इवन अगर आप रेलवे स्टेशन पे भी वॉक कर रहे हो तो ऐसे एटीट्यूड से वॉक करेंगे जैसे कि आप एयरपोर्ट पे वॉक कर रहे हो, है ना, बड़े यूं 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 करके, ऐसा बड़ा, है ना, पूरा इतना एटीट्यूड से, टशन से तुम वॉक करते हो उस ट्रॉली बैग में। अब देखो वो ट्रॉली बैग की खासियत क्या है कि वो चक्के है बहुत, उसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, मतलब फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, नियरली निग्लिजिबल फ्रिक्शन हो जाता है। तो उसमें आप कितना भी वजन डालो, अरे कोई उस पर बैठ भी जाता, कोई बच्चा आके बैठ जाता, अब आराम से उसको खींच के ले आते। तो मतलब अगर कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, अगर कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं तो आपका वजन उतना मायने नहीं रखता, है ना। मगर वही इमेजिन कर लो कि अब अपनी औकात पे आ रहे अपन, सीढ़ियाँ आ गई, अब वहाँ से तो लेके जा नहीं सकते, तो उठा के ले जाना पड़ता यूँ। तो अब तुम फील करो क्या वजन फील होता है उसका, है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर वो ट्रॉली बैग खाली है और आप उसको ऐसे उठा रहे, वही ट्रॉली बैग अगर भरा हुआ है और आपको उसको ऐसे उठा रहे, आपने पहले भी 100 न्यूटन का फोर्स लगाए थे, बाद में भी 100 न्यूटन का फोर्स लगाए, कि दोनों केस में ट्रॉली बैग एक ही स्पीड से ऊपर जाएगा क्या, नहीं। जब हल्का था तो एकदम झटके से ऊपर चला गया था, है ना, और जब पूरा उसमें मैंने वजन डाल दिया था, उसका मास बढ़ा दिया था, तो उसका जो मोशन है थोड़ा सा स्लो हो गया था, आया ना। तो वो तो एकदम से झटके से तो तुमने जो ले लिए थे आराम से ऊपर, ये ऐसा करके, अब वो नहीं ले पा रहे, क्यों, उसका मास बढ़ गया, है ना। मास बढ़ गया तो उससे क्या हो रहा, अब आपका जो वेट है, ट्रॉली बैग का जो वेट है, आपके फोर्स को अपोज कर रहा है ना। पिछली बार उनका वेट देखो, तुम अप्लाइड फोर्स किधर था, सिस्टम का अप्लाइड फोर्स इधर, वेट इधर, आपस में कैसा, मतलब टोटल कैसा था फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को परपेंडिकुलर। ये जरा सा भी आपके अप्लाइड फोर्स को अपोज नहीं कर रहे थे, आई बात समझे, ये जरा सा भी आपके अप्लाइड फोर्स को अपोज नहीं कर रहे थे। मगर अब ऐसा मामला नहीं रहेगा, सिस्टम है उसको रस्सी लटकी हुई, आप उसको यूं उठा रहे हो, तो अब आपका जो वेट है उसका वो आपको अपोज करेगा, आई बात समझ में, है ना। तो अब अगर ऐसी बात आ गई है तो अब हम बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अरे कुछ नहीं, बहुत आसान है, देखा है, बोल ही दिया उसने, ठीक है। आप सबसे पहले ये पूरे सिस्टम को पकड़ो, ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है। अब हमारा अप्लाइड, अच्छा इसका मोशन कौन सी एक्सिस पे हो रहा, एक्स एक्सिस पे हो रहा कि वाई, वाई पे हो रहा। अब क्योंकि इसका मोशन वाई एक्सिस पे हो रहा है तो इस बार मैं समेशन एफ वाई इक्वल्स टू एम ए लिखूंगा।
पिछली बार मोशन कौन सी एक्सिस पे हो रहा था, एक्स एक्सिस पे, इसीलिए समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम ए लिखते थे अपन। तो अब मैं कहूंगा ठीक है भाई, बोलो भैया कि ये पूरे सिस्टम में ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगा, तो बोले एफ, है ना, अप्लाइड फोर्स आपका पूरा का पूरा एफ। नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा, तो बोले दोनों का वेट, यानी कि 2g प्लस 3g। ये 2g 3g समझ में आ रहा ना, ये वेट है, वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वेट है ना, तो ये पूरे सिस्टम का वेट। तो मैं कहूंगा सॉल्यूशन में कि भाई टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग y एक्सिस कितना है, तो आप कहेंगे f माइनस 2g प्लस 3g। ये समझा बेटा आपको, ये सभी को समझा कि आप फोर्स लगा रहे हैं F और वेट उसको क्या कर रहा है, अपोज, वो अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स, इसीलिए 2g प्लस 3g, है ना, माइनस 2g प्लस 3g। मगर न्यूटन साहब ने तो क्या बोला, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा उसके टोटल फोर्स को आपको क्या करना है, मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करना है। तो दोनों का मास, मास है, वेट नहीं, क्या लिया मैंने, मास, उसको एक्सेलरेशन से इक्वेट करो। ओके भाई, चलो फिर लिख डालो, 2 प्लस 3 इंटू ए इज इक्वल्स टू एफ माइनस, अच्छा एफ कितना है अपना 100, माइनस 20 प्लस 30 यानी कि कितना हो जाएगा 50। तो भैया ये हो जाएगा 5a इज इक्वल्स टू 50, a इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में आपको? तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रही बात टेंशन की, टेंशन कहाँ से निकालेंगे, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 2 किलो से भी निकाल सकते हैं, 3 किलो से भी निकाल सकते हैं। हमेशा मैंने कहा आखिरी वाला चुनो, सबसे आसान होता है, ज़्यादा झंझट नहीं होती इसकी। तो चलो ठीक है, मैं सबसे लास्ट वाला चुनता हूँ। तो 3 किलोग्राम का टॉप बॉक्स लेता हूँ मैं। तो 3 किलोग्राम के बॉक्स पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, तो बोले ऊपर ये रस्सी का टेंशन लग रहा है ना, T, और उसका वेट उसको नीचे अपोज कर रहा है। अच्छा, मोशन किधर हुआ, ऊपर हुआ कि नीचे हुआ, ऊपर हुआ। तो बोले टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग y एक्सिस कितना हुआ फिर, तो आप कहेंगे T माइनस 3g। टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग y एक्सिस अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन, T माइनस 3g इज इक्वल्स टू 3a, T माइनस 30 इज इक्वल्स टू 3a, 3a मतलब हाँ अगेन 30 होगा, तो T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 न्यूटन। आया समझ में आपको? ओके, फिर आपको एक देता हूँ शॉर्टकट, फिर उसके बाद आप मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे, है ना। एक शॉर्टकट बताता हूँ इसका, फिर आप मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे। हाँ, क्या चीज, कौन सा, ये आपने इसको इक्वेट किए 2 प्लस 3 इंटू ए इज इक्वल्स टू एफ माइनस 2g प्लस 3g, है ना। f कितना है 100, 2g, g की वैल्यू क्या होती है 9.8, अप्रोक्सीमेशन में क्या लेते 10 लेते, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, 20 प्लस 30 50, तो ये 50 है। वो कौन सा है भाई, ये 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, 5a है ना, 5a, 100 माइनस 50 50, और 5 से डिवाइड कर दिया इसको 10 जमा। चलो देखो, अब इसको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं ताकि आप इजीली इसको याद रख सको। मान लो ये 100 न्यूटन, ये 3 किलोग्राम, सॉरी m1 m2 m3, पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है, नॉट 100 न्यूटन, जस्ट अप्लाइड फोर्स।
तो पूरे का पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। यहाँ जो टेंशन क्रिएट हुआ वो T12 और यहाँ जो टेंशन क्रिएट हुआ ये T23। तो सवाल उठता है कि भैया यहाँ पर T1 कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो अच्छे से बेटा, गौर से देखो, अगर मुझे T12 कैलकुलेट करना है तो उसके बाद कैसे सॉल्व करना है इसको। आप क्या करेंगे, उसके नीचे के कितने डब्बे हैं वो देखो, 2 डब्बे हैं, उनके मासेस क्या है M2 प्लस M3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप G प्लस A से। उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, G प्लस A से। पिछली बार सिर्फ A से कर रहे थे ना, मगर इस बार G प्लस A, अगर वो ऊपर जा रहा तो, अगर सिस्टम ऊपर जा रहा तो। फिर कहूँगा T23, उसको क्या करेंगे आप, तो उसके नीचे कितना डब्बा है, बोले एक ही है, उसको मल्टीप्लाई करो G प्लस A से, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ट्राई करके देखते हैं। तो जैसा कि अगर मैं कहूँगा ठीक है, ये वाले की बात चलते करते हैं कि उसके नीचे एक ही डब्बा था 3 किलो का, टेंशन क्या आएगा, तो T इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय G 10 और एक्सप्रेशन कितना था 10, तो T इज इक्वल्स टू 20 और ये कितना हो जाएगा 60 आ गया, है ना। तो वही चाहिए आंसर। तो ये बात याद रखना कि अगर रस्सी को ऊपर खींच रहा हूँ, देखो गौर से, अगर मैं ऊपर खींच रहा हूँ, एक्सेलरेशन ए से वो ऊपर जा रहा है, तो नीचे कितने डब्बे वो देखो रस्सी के, है ना, उनके मासेस को ऐड करो और G प्लस A से मल्टीप्लाई कर डालो, है ना, इस तरह से। और एक और बात गौर से सुनो, मैं अभी लिखता हूँ थोड़ी देर के बाद, अगर वही सिस्टम ऊपर जाने के बजाय अगर नीचे आ रहा है तो G माइनस A करेंगे आप, है ना। एक्सेलरेशन A से नीचे आ रहा है तो G प्लस A की जगह G माइनस A। बताता हूँ मैं लिख कर आपको, पहले लिख लो ये। बातें नहीं, क्या हो गया, क्या डिस्कशन चल रहा, क्या हो गया सोम, आगे सरक बेटा, आगे सरक थोड़ा सा, कदम थोड़ा सा आगे सरक, हाँ चल तू भी चेयर सरका आगे, सरका सरका, ये तो तेरे को भी उंगली करेंगे। ये पूरा हो चुका है ना डायग्राम वायग्राम, हाँ
चलो मैं चाहूँगा कि आप मुझे सॉल्व करके बताइए। मान लो आपका, एक मिनट, यहाँ पर जो टेंशन है वो T1 है और यहाँ जो टेंशन है मान लो T2 है। पहले तो एक्सलेरेशन निकालो। एक्सलेरेशन कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 200 डिवाइडेड बाय, हाँ, T1 160 है और T2 100। ओके, दैट्स ग्रेट। Okay, so total force acting along the y-axis, it is how much? 200 minus ये पूरा वेट इसका 2g plus 3g plus 5g, और न्यूटन्स लॉ के हिसाब से 2 plus 3 plus 5 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, है ना। अप्लाइड फोर्स में से इसके वेट को माइनस किए पहले समेशन Fy में, बाद में न्यूटन्स लॉ लगाए, मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेट करो, 2 plus 3 plus 5 म्हणजे काय? 10a। 200 माइनस दिस इज हाउ मच? 100। तो 10a इज इक्वल्स टू 100। a इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, एक्सेलरेशन तो मिल गया हमको सिस्टम का। टेंशन निकालना है तो अब कैसे निकालेंगे? तो शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करो, है ना। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, देखो अगर मुझे T1 निकालना है, उसके नीचे कितने मासेस है? तो बोले 2 है, 3 plus 5, है ना। उसको G plus A से मल्टीप्लाई कर डालो, यानी 8 इंटू 10 plus 10, तो ये 160 न्यूटन हो जाएगा T1 की वैल्यू। अब रही बात T2 की वैल्यू, उसके नीचे कितने मास है? बोले एक ही है, उसको G plus A से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू कितना होगा? G कितना? 10 plus 10 20, है ना। तो 20 to 5 ज़ा 100 आ गया आंसर। अब ये केस सेकंड वाले का मैं यहाँ पर लिख कर रख देता हूँ, सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि जनरली रेयरली आते हैं वो क्वेश्चंस केस सेकंड के। तो मगर मैं उसका पैटर्न बना के आपको दे देता हूँ कि एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे। देखो नोट, इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम upwards, but the system moves downwards with acceleration small a। मतलब देखो भैया क्या है, m1 m2 m3, देखो आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर, है ना, मगर मान लो जिस सामान को उठाने के लिए आप ऊपर फोर्स लगा रहे हो, उस सामान का वजन आपके फोर्स से ज़्यादा है ना। आप कितनी भी ताकत से उठाने की कोशिश करो, क्या होगा? नीचे जाएगा, वो झटके से वो नीचे चला जाएगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन हुआ ऊपर हुआ क्या? नहीं, नीचे की तरफ हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या? तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? देखो फिर से वही फॉर्मूला, समेशन Fy, मगर इस बार अप्लाइड फोर्स माइनस वेट नहीं, वेट माइनस अप्लाइड फोर्स करना पड़ेगा आपको। m1g जगह कम पड़ेगी, कपड़ा है क्या? हाँ है।
देखो समेशन एफ वाई इज इक्वल्स टू m1g प्लस m2g प्लस m3g माइनस अप्लाइड फोर्स, माइनस क्या होगा आपका अप्लाइड फोर्स, फिर समेशन एफ वाई m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन। तो फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस बार m1g प्लस m2g प्लस m3g माइनस f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये रहा एक्सेलरेशन, ये क्या रहा एक्सेलरेशन। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं बेटा एक्सेलरेशन में कि इस बार क्या हो रहा है कि वजन ज़्यादा भारी पड़ जा रहा है फोर्स से, इसीलिए जो टोटल फोर्स निकाल रहे हैं उसमें वेट माइनस अप्लाइड फोर्स निकाल रहे हैं। पिछली बार कौन ताकतवर था, फोर्स वेट से, इसीलिए फोर्स माइनस वेट था, ठीक है। और रही बात टेंशन की, मान लो कि ये टेंशन क्या है T12 करके, और ये टेंशन क्या है T23, यानी फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक के बीच का टेंशन। तो T12 क्या आएगा, इसके नीचे का देखो ब्लॉक्स क्या है m2 प्लस m3, और इसको क्या करना है सिंपली g माइनस a से मल्टीप्लाई करना है। T23 क्या आएगा, नीचे देखो क्या है, तो बोले m3 से सिर्फ g माइनस a से मल्टीप्लाई करना है। आया समझ में आपको, है ना, लिख डालो ये। यस नहीं, टाइप 4 में क्या होगा, एक मास m1 यहाँ रखा होगा, तो पुली से गुजरती हुई एक स्ट्रिंग, वाह
वो बेटा चलिए अब इसको फोकस करिए जरा। पुली का सिस्टम है यहाँ पे, अब फिक्स्ड पुलीज यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ मास m1 है, यहाँ मास m2 है। ये जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ऐसा प्रॉब्लम आपको फिर से देखने को मिलेगा फ्रिक्शन टॉपिक में, मगर उसमें वो सरफेस रफ होगा, है ना। अभी फ़िलहाल तो फ्रिक्शन कैसा है, स्मूथ है एकदम, कोई मसला नहीं। अब ऐसा है कि इससे पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 प्रॉब्लम्स, तीनों प्रॉब्लम्स में एक कॉमन बात ये थी कि सिस्टम को मूव करने के लिए आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ रहा था। आप खींच रहे थे, आप ढकेल रहे थे, है ना। मगर यहां पर जो मोशन हो रहा है ये बाहर के किसी फोर्स के कारण नहीं हो रहा है। अब यहां पर उनके खुद के फोर्स के कारण होगा। मतलब वैसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर का ही फोर्स है, मगर मैं बोलूंगा अब आपको अप्लाई नहीं करना पड़ रहा। जब मैं इनको ऐसा ले जाकर छोड़ दूंगा तो अपने आप ये नीचे घसरता हुआ आएगा और ये आगे सरकता हो जाएगा। जितनी स्पीड से ये नीचे घसरेगा उतनी स्पीड से ये आगे जाएगा, है कि नहीं। इसलिए एक्सेलरेशन इसका और इसका कैसा होगा, सेम होगा। आई बात समझ में। तो जब तक पुल्ली आपका फ्रिक्शनलेस मासलेस ऐसा है पुली, तब तक मैं बोलूंगा पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा। अच्छा ठीक है, मान लिया। तो मैं बोलूंगा भाई यहां पर अप्लाइड फोर्स क्या रहेगा, तो बोले अप्लाइड फोर्स वो रहेगा जो खींच रहा है, जो पूरे सिस्टम को मूव करा रहा है। तो मैं बोलूंगा इसका वेट है वो। बोले इसका वेट क्या है फिर, m2g। समझ में आया। तो बोले इसने पूरे सिस्टम को खींचा। ओके ठीक है, मान लिया। मैं बोलूंगा किस किस को खींचा, खुद को, इस डब्बे को भी और ऊपर वाले को भी, दोनों को खींचा। तो मैं कहूंगा कि ठीक है, देखो ये अप्लाइड फोर्स था, है कि नहीं। और हम कहेंगे कि इसने किस किस को खींचा, तो बोले दोनों सिस्टम्स को खींचा। तो अब यहां पर आप कहेंगे कि भैया नेट फोर्स क्या होगा फिर, तो बोलेंगे आप सर ये नेट फोर्स जो है ना, जो पूरे सिस्टम का मास था, बोले कितना था, m1 प्लस m2, और पूरे सिस्टम के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो बाय न्यूटन सेकंड लॉ, ये रहेगा नेट फोर्स, है ना। नेट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अप्लाइड फोर्स बोलो, नेट फोर्स बोलो, एक ही बात है। तो हम कहेंगे अच्छा अगर ऐसी बात है तो इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। तो फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, m2g अपॉन m1 प्लस m2। सिंपली एक बात याद रखना, अप्लाइड या वेट या अप्लाइड फोर्स बोल देता हूं मैं, अप्लाइड फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम, अप्लाइड फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम, है ना। वैसे अप्लाइड फोर्स मतलब बाहर से कोई आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, ये खुद इसका वेट है जो उसको क्या कर रहा, खींच रहा। और किस किस को खींच रहा, खुद को तो खींचते ही खींचता है, और साथ में ये ब्लॉक को भी खींच दिया उसने। तो एक्सेलरेशन निकालने का ये कंसेप्ट, ये मेथड याद रखना, है ना, कि जो भी लटका हुआ है उसका वजन डिवाइडेड बाय सभी का क्या करो, मास, है ना। याद रहेगा ये। अब ये बात को ध्यान में रखते हुए चलो हम बढ़ते हैं आगे इसके प्रॉब्लम को लेकर। देखो क्या बोल रहे हैं, एक मिनट रुको। हाँ क्या बोलो, m1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ फिर भी आएगा फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे वो नीचे आएगा, एकदम स्मूथ है, एकदम सरफेस जैसा, है ना। जैसे कि मान लो तो एकदम स्केटिंग पे खड़ा हुआ है ना, स्मूथ एकदम, अत्ते को यूं धक्का दे दिए हल्का सा, भले ही तेरा वजन ज़्यादा है ना, फिर भी तो तू मूव होगा ना ज़रा से फोर्स से। अब होगा क्या, यहाँ पर क्या होता है किधर, जब तेरा ये वेट नीचे खींचता है m2g, है ना, जितना ज़्यादा तेरा वेट रहेगा उतना ज़्यादा इस रस्सी में क्या क्रिएट होगा, टेंशन। अब वो टेंशन किसको खींच रहा है, m1 ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल खींच रहा है कि ना।
तो जब तक ये जो सरफेस है अगर स्मूथलेस है, सॉरी फ्रिक्शनलेस है, अगर ये सरफेस कैसा है एकदम फ्रिक्शनलेस है, तो आपका 100 किलो का वजन रखो, यहाँ 10 का रखो तो भी मूव होगा। हाँ, मगर धीरे धीरे मूव होगा, पहले शुरुआत में धीरे 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 मूव होगा, फिर स्पीड बढ़ेगी, यानी उसका एक्सेलरेशन कम रहेगा, मगर होगा मूव ज़रूर, है ना। फ़र्क तब पड़ता है, आप बोलेंगे सर कॉमन लाइफ में तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि कॉमन लाइफ में आपके यहाँ फ्रिक्शन मौजूद है, भर भर के फ्रिक्शन मौजूद है ना, तो इसीलिए कॉमन लाइफ में आप उसको वो नहीं कर सकते। आया ना समझ में बात को? Two blocks are connected by a inextensible light string. Passing over a light smooth pulley as shown in figure. Passing over a light smooth pulley as shown in figure. तो डायग्राम देख लेते हैं अपन। Calculate acceleration of the system tension in the string and reaction of the pulley and reaction of the pulley. तो तीन चीजें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। रिएक्शन ऑफ द पुली रेयरली आता है, जेई वालों पर होता है, लागू होते हैं वो क्वेश्चंस। पुली के नॉर्मल रिएक्शंस कैलकुलेट करना नीट में नहीं पूछते जनरली, सिर्फ एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग। हाँ, एक्सेलरेशन आ रहा कितना 10, ओके, और ये कितना आ रहा टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है? देखो, एक्सेलरेशन निकालने के वास्ते वेट ऑफ द पुली या फिर सॉरी वेट ऑफ द ब्लॉक, हैंगिंग ब्लॉक या अप्लाइड फोर्स, जो कि ये है 2G अपॉन 2 + 1। क्या बोल रहे बेटा? कितना? 6.66, यस करेक्ट। तो ये आ जाएगा 20/3 मीटर/सेकंड² एक्सेलरेशन, है ना। तो भैया ये इसका जो वजन इसको नीचे खींच रहा है 2G, और जितने को खींच रहा है 2 + 1 को खींच रहा है, तो 20/3, जिसको आप 6.66 बोल सकते हैं, मीटर/सेकंड²। अब रही बात टेंशन कैलकुलेट करना है। देखो खास बात, टेंशन ये रस्सी में यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है ना। यहाँ पर देखो तो धागे में टेंशन क्रिएट हो गया T, और यहाँ टेंशन क्रिएट हो गया T, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है। इसका मतलब टेंशन आप 2 किलोग्राम के ब्लॉक से भी निकाल सकते हैं और 1 किलोग्राम के ब्लॉक से भी। आसान कौन सा रहेगा? 1 किलोग्राम का। क्यों? क्योंकि उसको मोशन के दौरान सिर्फ एक ही साइड में फोर्स लग रहा है। बोले कैसे? देखो इधर, अगर मैं दोनों साइड से बताता हूँ लेके आपको दोनों तरीके से,
मेथड 1, अगर मैं 2 किलोग्राम का ब्लॉक लेता हूं तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सबसे पहले तो उसका मोशन कहाँ हो रहा है? तो नीचे की तरफ हो रहा है ना? तो बोले उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? तो 2g उसका यानी वेट और टेंशन इन द स्ट्रिंग, और उसका मोशन किधर हुआ? नीचे की तरफ, है ना? तो इन द लाइन ऑफ मोशन 2 फोर्सेस है। इन द लाइन ऑफ मोशन, ये लाइन में मोशन हुआ ना, 2 फोर्सेस है। एक है उसका वेट और दूसरा क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो मैं लिखूंगा समेशन एफ वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर? 2g माइनस टी। अच्छा ठीक है, मगर समेशन एफ वाई तो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू ए। तो आप लिखेंगे 2 इंटू ए इज इक्वल्स टू 2g माइनस टी। अब एक्सप्रेशन कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 20/3 और ये हो जाएगा 20 माइनस टी। अब फिर आगे t को इधर लाओ, उसको इधर लेके जाओ, तो t इक्वल्स टू 20 माइनस 40/3, है ना? 2 10 40। ये t को उधर लेकर आ गए और 2 इंटू 20/3 को उधर लेके चले गए। करो आप इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 320 60 माइनस 40/3, दैट इज 20/3 न्यूटन, है ना? तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है? 20/3, ऑलमोस्ट सेम आया है 1 किलोग्राम के ब्लॉक के बराबर। अच्छा ठीक है, ये तो आपने इस ब्लॉक की मदद से निकाले जो वर्टिकली नीचे जा रहा था। अब अगर मैं टेंशन निकालना चाहूं 1 किलोग्राम के ब्लॉक से, तो कैसा? वो तो सेम है। तो देखो भाई, अगर मुझे 1 किलोग्राम ब्लॉक की बात करना है, देखो ऊपर की तरफ इसका सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, नीचे की तरफ उसका वेट लग रहा होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग टी इधर है ना? इसका एक्सेलरेशन इधर है, गया वो इधर। इन द लाइन ऑफ मोशन, यानी जिस लाइन पे उसका मोशन हो रहा है उस लाइन पे कितने फोर्सेस है? इन द लाइन ऑफ मोशन, उस लाइन पे इस डब्बे पर कितने फोर्सेस लगे? एक ही लगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो मैं बोलूंगा एक्स, इसके लिए मोशन एक्स एक्सिस पे हुआ, तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? टी, है ना? और न्यूटन लॉ के हिसाब से वो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी टी इज इक्वल टू 1 इंटू ए, टी इज इक्वल टू 1 इंटू 20/3, टी इज इक्वल टू 20/3 न्यूटन। आया समझ में, है ना? अब आई बारी तीसरी चीज की, नॉर्मल रिएक्शन की, जो कि पुली पे लग रहा है। देखो गौर से बेटा, मैं इधर ले रहा हूँ चीज़ को, थर्ड पार्ट को, एक्सेलरेशन निकालिए, टेंशन निकालिए। अब तीसरा पार्ट देखो, ये पुली देखो ऐसी है, इस साइड में इसको फोर्स लग रहा है टी, और इस साइड में भी फोर्स लग रहा है इसको टी। बोले कैसा? अरे सर ये तो एरो ऊपर की तरफ है। अरे बेटा ऐसा नहीं होता, असल में देखो, आप इसको सही तरह से देखोगे ना तो ये एरो ऐसे आते हैं टेंशन के, जहाँ जहाँ पुली आती है ना इस तरह से एरोज ऐसे आते। हम लोग को ये एरो की जरूरत पड़ी नहीं थी, तो उसको पता ही नहीं थे अपन ने, सिर्फ इसकी पता थे, मगर अब ज़रूरत है उसकी। तो भैया अब ये टेंशन ऐसा आएगा। बोले समझा नहीं, ऐसा कैसे? अरे भाई सिंपल सी बात है, वो तुम्हारी जो पुली होती है कुएं में, जो अपन रस्सी डाल के खींचते हैं पानी, है ना? तो भैया भले पुली कितनी भी अच्छी स्मूथ हो एकदम, पुली के ऊपर वजन नहीं पड़ेगा क्या? पुली के ऊपर भी वजन पड़ेगा ना। अरे भैया अगर कोई भी चीज़ को आप ऐसा डाल के खींच रहे हैं तो भैया आपके हाथ पे वजन पड़ेगा नहीं क्या? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो पुली पे भी पड़ रहा ना। तो अब मैं कहूँगा देखो, पुली को इस साइड से टेंशन लग रहा टी, और इस साइड से क्या कर लग रहा टी, तो वो क्या करेगा? इन दोनों के अपोजिट यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ देगा। रिएक्शन क्या देगा? इस तरफ। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, पुली को यहाँ से फोर्स लगा टी और यहाँ लगा टी, मतलब इन दोनों फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट निकाला जाए तो इधर आएगा, और वो होगा √2 टाइम्स ऑफ टी। बोले ये कहाँ से आया? अब याद करो लॉज ऑफ मोशन, सॉरी वेक्टर्स का नॉलेज, है ना? दो वेक्टर्स अगर आपस में कोई भी एंगल में हो तो है ना, R इज इक्वल्स टू फॉर्मूला याद है, √p² + q² + 2pq cos थीटा, है ना? अब ये दो फोर्सेस है, 90 डिग्री के एंगल में है ना? नीचे की तरफ t, इधर की तरफ t। अब इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? बीच में आएगा। कितना आएगा? तो t² + t², ट्वाइस ऑफ t² cos ऑफ 90। और मैंने शॉर्टकट के टाइम पे बताया था, अगर एंगल 90 डिग्री रहा तो डायरेक्ट क्या करो? √2 टाइम्स ऑफ t लिखूँ,
वैल्यू सेम है, एंगल 90 डिग्री है, तो √2 टाइम्स ऑफ टी। तो ये कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ टी। अब आप कहेंगे कि देखो ये पुली आगे पीछे मूव हो रही क्या, नहीं, पुली जहाँ है वहीं है। इसका मतलब क्या कि ये जो ऊपर का नॉर्मल रिएक्शन और नीचे का जो फोर्स है वो कैसा है, बैलेंस्ड है। तो यानी कि आपका नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, √2 टाइम्स ऑफ टी के बराबर है। अच्छा, √2 टाइम्स ऑफ टी, और टी कितना था अपने पास, 20 था, तो यानी कि 20√2/3 न्यूटन। ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, 20√2/3 न्यूटन। आया समझ में, लिख लीजिए। नोट्स हो ना, आपको आंसर की सभी को मिल गई थी ना। मैं पूरा हुए बाद डीपीपी लूँगा, मतलब देखो कल का दिन एक और जाएगा कनेक्टेड मोशन में, फिर उसके बाद मैं डीपीपी दोनों की एक साथ ले लूँगा, ये इक्विलिब्रियम की भी और कनेक्टेड मोशन की भी। मैं दे देता हूँ, इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगी डीपीपी इसकी प्रैक्टिस के लिए, कल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये नॉर्मल रिएक्शन का कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जेई में। और कौन कौन आपके साथी आए नहीं, जेई कर रहे ना बोलना। ये टी के एंगल पे बहुत कुछ डिपेंड करता। अगर एंगल 60 डिग्री का आ रहा तो नॉर्मल रिएक्शन कितने के बराबर होगा, √3 टाइम्स ऑफ टी के। एंगल 120 डिग्री का आ रहा तो नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ टी के बराबर होगा। अगर दोनों टेंशन नीचे की तरफ ही सीधा सीधा है, जो को आपको उसमें नज़र आएंगे, वो आखिरी वाला था ना वो पुली का, अगर पूरे दोनों रस्सियाँ ऐसे डाले हुए ऊपर से ऐसे ही है ना, तो टेंशन नीचे आ रहा तो नॉर्मल रिएक्शन उस वक्त ट्वाइस टी आएगा। इन दोनों के एंगल पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है। अल्लाह अकबर। दो मिनट इधर ध्यान दो, बाद में लिखते बैठना आपने। शॉर्ट ट्रिक्स देख लो। तो देखो आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो देख लिया था, वो था m2g/m1 + m2, है ना यहाँ पे। अब यहाँ टेंशन अगर मुझे निकालना रहा तो उसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है। तो देखो इस सिस्टम का मोशन कहाँ हुआ है, नीचे की तरफ, है ना, और विथ एक्सेलरेशन a नीचे गया है। इससे पहले वाला थोड़ी देर पहले अभी जस्ट अपन ने लिखे थे वहाँ पर राइट साइड में, अब वो है वो जो बॉक्स को लटकाए थे रस्सी से और नीचे जा रहा था। तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था,
उस रस्सी के नीचे जितने भी डब्बे हो उसको देखो, है ना, उनके मासेस को ऐड करो और क्या करो, G माइनस ए। सेम रूल यहाँ लगेंगे, मतलब वो सारे रूल अब यहाँ पर उसके हिसाब से लगेंगे। क्योंकि ये डब्बा नीचे जा रहा है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है T, नीचे फोर्स लग रहा है M2G। यहाँ M2G ये T से कैसा है, ताकतवर है, तो T की वैल्यू क्या आएगी, आप लिखेंगे M2G माइनस ए, टेंशन इन द स्ट्रिंग, M2G माइनस ए। आप देख सकते हैं वहाँ पर कैलकुलेट करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसके ज़रिए निकालना चाहूँ तो वेरी सिंपल, इसके पहले कितने, रस्सी के पहले कितने डब्बे हैं, याद करो वो सेकंड वाला टाइप 2 में रस्सी के पहले कितने डब्बे हैं, तो बोले एक ही है, उसको एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। ये तो चलो ठीक है, मगर सेकंड सिचुएशन थोड़ा सा आपको भारी जा सकती है। बोले कैसी, अगर मल्टीपल ब्लॉक्स रहे तो क्या, मतलब देखो ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये रस्सी गई पुली पे से, और ये एक ब्लॉक है, और ये एक ब्लॉक है, M1 M2 M3 M4, 4 ब्लॉक्स तो नहीं आएंगे आपको, मैं बना के दे रहा हूँ 2 या 3, और तुम्हारे लेवल पे तो नीट में तो 2 या 3 बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलो अब ये कैसा, मान लो थोड़ी देर के लिए ये टेंशन T1 है, ये टेंशन T2 है, और ये टेंशन T3 है। ओके, सबसे पहले तो सवाल उठता है कि आपका इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा। गौर से देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा। मैं बोलूँगा, आपसे पूछूंगा कितना वजन खींच रहा है, एक ही डब्बे का वजन है कि 2 डब्बों का वजन खींच रहा है। अरे भैया ये दोनों लटके हुए ना, अरे भाई नहीं समझा तुमको, अरे भाई कितना वेट नीचे खींच रहा है पूरे सिस्टम को, 2 डब्बों का, M3G और M4G। तो मतलब ये पूरा नीचे खींच रहा है, तो M3G प्लस M4G ये पूरा नीचे खींच रहा है ना। और अच्छा ठीक है, किस किस को खींच रहा है, M1 M2 M3 M4, खुद को तो खींच रही है, साथ ही साथ इनको भी खींच रहा है, वो ना, हम तो डूबेंगे सनम साथ में, तुमको भी ले डूबेंगे। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, ये क्या हो गया, सिस्टम का एक्सेलरेशन, समझा ना। अब यहाँ 2 डब्बे लटके हुए थे, इसी दोनों का वेट लिया आपने, और जितने भी डब्बे हैं सबका क्या करे आपने, मास ऐड कर डाले, ये एक्सेलरेशन निकल गया है। मगर मेन सवाल है टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अरे कुछ नहीं, T1 बहुत आसान, इस रस्सी से पहले कितने डब्बे हैं, एक ही, तो M1 इंटू ए। T2 इस रस्सी से पहले कितने डब्बे हैं, 2, तो M1 प्लस M2 इंटू ए। ये रस्सी पे और ये रस्सी में टेंशन कैसा आएगा, सेम, तो आप वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। बोले यहाँ से कैसे निकालेंगे, T2 उसके नीचे कितने डब्बे हैं, तो बोले 2, M3 प्लस M4, और ये सिस्टम कहाँ जा रहा है, नीचे, तो इसलिए G माइनस ए है ना, क्या रहेगा, G माइनस ए। ऊपर आता है तो क्या लेते हैं, G प्लस ए, नीचे जाने पे क्या लेते हैं, G माइनस ए। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, मगर ऑफ कोर्स कोई गधा ही होगा जो इसमें जाएगा। जब ये आसानी से निकल रहा है तो ज़बरदस्ती G माइनस ए करके क्या को निकालूँ मैं, है कि। तो खैर ठीक है, ये एक ऑप्शन था बताने के लिए। अब रही बात ये T3 की, तो भैया T3 उसके नीचे कितने डब्बा है, बोले एक ही डब्बा है, उसका मास क्या है, M4 है, उसका एक्सप्रेशन G माइनस ए से मल्टीप्लाई करो, हो गया। तो ये इसके शॉर्ट ट्रिक्स आ गए कैलकुलेट करने की। आई बात समझ में आपको, ठीक है, लिख डालो, बाकी का देखेंगे कल।